अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास बुनियादी तौर पे ऑर्डर ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस के बारे में है, मगर इस तक पहुंचने से पहले हम देखेंगे कि जब वेक्टर्स के अंदर बेहद थोड़ी सी रोटेशंस आती हैं, फिर हम उनको वेक्टर के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं या नहीं। किसी क्वांटिटी को रोटेशन यानी जब हम रिजिड बॉडी की मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं, फिर हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या हो सकते हैं। जो हमने कल ऑलर एंगल पढ़े थे, जिनको हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहा था, क्या वो आपके पास बता सकते हैं हमें एंगुलर वेलोसिटी? क्या वो एंगुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट बन सकते हैं? तो देन हम ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस बनाएंगे, इन्हें हम ऑलर इक्वेशन ऑफ मोशंस का नाम भी देते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। आपके पास इनफाइनाइटली रोटेशन है जिसे हम वेक्टर के तौर पे लेते हैं। क्या मतलब? जब आप कोई फाइनाइट रोटेशन देखेंगे या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, आप उसे वेक्टर नहीं कह सकते। क्या मतलब कि अगर आप फाइनाइट रोटेशन किसी एक एक्सिस के गिर्द देख रहे हैं तो आपके लिए वो वेक्टर नहीं है। ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वेक्टर की तीन खूबियां होती हैं कि उसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसके पास डायरेक्शन हो, और वो लॉ ऑफ एडिशन या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन फॉलो कर रहा हो। तो ये तीनों बातों का पूरा होना जरूरी है। तो अब अगर आप देखो कि जब आप इस तरीके की फाइनाइट रोटेशन देखोगे अबाउट एन एक्सिस, तो आपके पास जो दो सक्सेसिव रोटेशंस होंगी, एक के बाद जो दूसरी होगी, आप उनको पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन के साथ नहीं देख सकते। यानी उनका जो सम है वो आपके पास लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं करेगा। इस वजह से हम उसे वेक्टर नहीं मानते। यही बात, यही कंसेप्ट लगता है करंट के ऊपर, यही कंसेप्ट लगता है टाइम के ऊपर, कि भाई अब आपके पास उनको हम वेक्टर नहीं मानते क्योंकि वो आपके पास पैरेललोग्राम का जो लॉ है वेक्टर एडिशन का, वो ओबे नहीं करते। ठीक होगी बात। मगर अगर आप एक स्मॉल रोटेशन लेते हैं, स्मॉल एंगल रोटेशन, फिर हम उसे वेक्टर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके पास लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंतहाई इंतहाई थोड़ी सी रोटेशन होगी, आप उसको वेक्टर के जरिए समझा सकते हैं। ये एक मुद्दा तो हल हुआ। अब जरा जो हमारा असल टास्क है कि अगर आपके पास वक्त के लिहाज से कोई वेक्टर चेंज हो रहा हो या और रोटेटिंग बॉडी ऑफ फ्रेम के अंदर, तो आप उसको रिलेट करना चाहते हो किसके साथ? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फिक्स्ड नॉन रोटेटिंग कोऑर्डिनेट के साथ। मतलब सादा सादा जुबान में बात करूं कि एक वेक्टर किसी रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज हो रहा है, मगर आप उसे देखना चाहते हैं, उसे ऑब्जर्व करना चाहते हैं एक दूसरे कोऑर्डिनेट के साथ जो कि इनर्शियल है, जो कि फिक्स है, नॉन रोटेटिंग है। वहां से उसकी रीडिंग देखना चाहते हैं, वहां से उसका लिंक देखना चाहते हैं। और सादा जुबान में बात करूं कि लीनियर और एंगुलर, यानी आप कह लो उनका बाहमी ताल्लुक आप एक तरह से यहां से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है कि आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है, यानी वो आपके पास फिक्स है, नॉन रोटेटिंग है। आप उसको रिलेट करना चाहते हो किसके साथ? रोटेटिंग कोऑर्डिनेट के साथ। तो कैसे होगा जरा समझते हैं। लेट्स से हम कह देते हैं एक वेक्टर v है जो कि एक रोटेटिंग बॉडी के अंदर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। हम कहेंगे कि इस वेक्टर में बदलाव आएगा जैसे जैसे बॉडी हमारी यहाँ पे क्या करती जाएगी? रोटेट करती जाएगी। ठीक है। तो अब इसका मतलब v वेरी करेगा वक्त के साथ साथ, इसकी डायरेक्शन में बदलाव आता जाएगा क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज, अगर मैं इसका देखूं तो यानी इस बदलाव को वक्त के लिहाज से देखूं तो आप कहोगे पार्शियल v ओवर पार्शियल t, और ये आप रोटेटिंग फ्रेम के अंदर स्टडी कर रहे हैं। ठीक होगी बात। अब आप इसी चीज को, यानी ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ v है, इसको अब आप देखना चाहते हो कहां से? फिक्स नॉन रोटेटिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो जो हमने रोटेशनल डायनामिक्स वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां पे आपने एक टूल बनाया था जिसको मैंने ब्लू कलर में लिखा हुआ है। ये आपका एक ताल्लुक बताता है इनर्शियल और रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। तो अब आप लिख सकते हैं डी बाई डी टी, इसके देखो मैंने फिक्स लिखा है, ये इनर्शियल फ्रेम को, नॉन रोटेटिंग फ्रेम को जाहिर करेगा यहाँ पे। और इसका ताल्लुक रोटेशनल के साथ कैसे आएगा? पार्शियल ओवर पार्शियल टी, यहाँ पे वो वेक्टर आ जाएगा जो चेंज हो रहा है, प्लस ओमेगा क्रॉस,
और इसके साथ फिर उस फैक्टर का ओमेगा के साथ क्रॉस लिया जाता है। तो ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है ये एक जर्नल टूल है और यहाँ पे आप कोई भी वेक्टर प्लेस कर सकते हैं। जैसे आप एंगुलर मोमेंटम देख सकते हो कि भाई अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखो तो आपके पास क्या आ जाएगा, टॉर्क का कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक होगी बात, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम प्लेस कर देता टाइम के लिहाज से तो वो आपका टॉर्क रिप्रेजेंट कर रहा होता। तो इसी तरीके से आप इस जैसे मैंने v लिखा है आप कोई भी वेक्टर लेके उसे लिंक कर सकते हो किसके साथ, फिक्स कोऑर्डिनेट को रोटेशनल के साथ या इनर्शियल फ्रेम को रोटेशनल के साथ। अब ओमेगा यहाँ पे आपने क्या लिया, एंगुलर वेलोसिटी ली है और जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की जानिब आपको इसकी डायरेक्शन दिख रही है। अब आपके पास ये जो इक्वेशन बनी 1 इसे हम कहते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन है। किसको भाई, ये आपके टाइम डेरिवेटिव्स को दो कोऑर्डिनेट के साथ यानी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। यानी रोटेशनल से आप इनर्शियल में फिक्स में भी जा सकते हो, फिक्स से रोटेशनल में भी जा सकते हो। तो इसको हम कहते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है जनाब, अब हम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देखते हैं। अगर मैं कहूं कि एंगुलर वेलोसिटी को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑलर एंगल्स के साथ या उसके टाइम डेरिवेटिव के साथ, तो आपने कल वाला लेक्चर पढ़ा था, आपको पता है फाई थीटा साई को हमने ऑलर एंगल्स कहा था, हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट मांगा था, माना था कि रिजिड बॉडी की जब आपने मोशन स्टडी करनी है तो आप इसके साथ पढ़ सकते हैं। ऑलर एंगल बुनियादी तौर पे आपके पास जो फ्री स्पेस कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म करते थे आपके बॉडी फ्रेम कोऑर्डिनेट के साथ, तो वहां से हम इसे डिफाइन करते हैं, यानी इसकी ओरिएंटेशन हमें और उसकी लोकेशन किसी बॉडी की पता चलती है इससे। अगर आप इसका टाइम डेरिवेटिव लेते हो तो देखो मैंने लिखा फाई डॉट थीटा डॉट साई डॉट, ये आपको क्या बताएगा, एंगुलर स्पीड बताएगा। आपको पता है एक सक्सेसिव रिपीट होता है, एक तरतीब होती है। तो जो साई आपके पास फाई डॉट है वो किस के एक्सिस का होगा, जी प्राइम के होगा। जो थीटा डॉट होगा वो लाइन ऑफ नोड्स के गिर्द होगा और जी डॉट आपके पास जो साई होगा वो जी कैपिटल जी प्राइम के होगी, स्पीड उसके यानी उसके अबाउट होगी, जैसे आप इस फिग में भी देख सकते हैं। अच्छा, अब क्या जनाब कि अगर मैं कहूं कि ये रोटेशन इंतहाई छोटी है, ठीक है, फिर आप इसे वेक्टर के तौर पे कंसीडर करेंगे तो आप कहेंगे कि इसको आपने इसी चीज को थीटा जो फाई डॉट है इसे ओमेगा फाई कह दिया, जो थीटा डॉट है इसे ओमेगा थीटा कह दिया, जो साई डॉट है इसे ओमेगा साई कह दिया, यानी आपने कंपोनेंट बना लिए एक तरह से एंगुलर वेलोसिटी के। मगर अगर आप ये कंपोनेंट देखो तो ये आपके पास आपके स्पेस कोऑर्डिनेट एक्सिस या बॉडी एक्सिस के अलोंग तो नहीं है, यानी आपके पास ये रोटेशन उस एक्सिस के अलोंग तो नहीं हो रही, यानी उस जगह। तो इसका मतलब आप इन कंपोनेंट की मदद से रिजिड बॉडी की मोशन नहीं बता सकते। तो फिर क्या करें जनाब, अब इसका मतलब हमें बॉडी सेट ऑफ एक्सिस चाहिए जिसकी मदद से हम रिजिड बॉडी के लिए इक्वेशन बना सकें। तो अब वो इसका मतलब ये जो आपने तीन कोऑर्डिनेट्स का टाइम डेरिवेटिव लिया है, ऑलर जो आपके पास कोऑर्डिनेट थे इनका जो डेरिवेटिव लिया, ये तो आपके बॉडी सेट ऑफ एक्सिस के ऊपर लाई नहीं कर रहे, ठीक है, उसके अलोंग लाई नहीं कर रहे, बात समझ गए। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका ओमेगा है अब आप उसे ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जी, यानी जो आपके बॉडी कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जी, इसके अलोंग आप इसे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब ये इसका जो अगर हमें हासिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको फाई डॉट थीटा डॉट साई डॉट को देखना पड़ेगा किसके अलोंग, एक्स वाई जी, यानी कंपोनेंट देखने पड़ेंगे। फाई डॉट थीटा डॉट साई डॉट के एक्स के लॉन्ग, फाई डॉट थीटा डॉट साई डॉट के वाई के लॉन्ग, फाई डॉट थीटा डॉट साई डॉट के जी के लॉन्ग। ठीक है, रिजॉल्व कर लेते हैं हम इस चीज को, तो करके देखते हैं ना। लेट्स से हम कह देते हैं अलोंग एक्स एक्सिस जब देखोगे तो फाई डॉट जो एक्स जो होगा फाई डॉट साइन थीटा साइन साई के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सिर्फ एक्स एक्सिस को स्टडी करो तो आप इसे लिखोगे कि थीटा एक्स बराबर आ जाएगा थीटा डॉट कॉस फाई साई के, और साई डॉट आ जाएगा 0 के। इसी तरीके से आप वाई एक्सिस के लॉन्ग देखोगे तो उसी तरीके से फाई डॉट वाई एक्सिस के लॉन्ग तो फाई डॉट साइन थीटा कॉस फाई आ जाएगा, कॉस साई आ जाएगा। थीटा डॉट वाई आप देखोगे माइनस थीटा साइन साई आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से आपके पास जो साई डॉट है वो इक्वल टू 0 आएगा। तो अब आप इसी तरीके से अलोंग जी एक्सिस के लिए जब आप बात करोगे तो आप क्या कहोगे भाई कि आपके पास ये बराबर आ जाएगा फाई डॉट कॉस थीटा के, और ये थीटा डॉट आ जाएगा 0 के, और साई डॉट बराबर आ जाएगा साई के, साई डॉट के।
तो अब ये आपने उसके क्या किया, कंपोनेंट्स बना लिए इसके, किस एक्सिस के अलोंग, जाहिर सी बात है वो फिग के ऊपर आप कंपोनेंट डिजाइन करेंगे, तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट्स लिख दिए हैं। अब मुझे इसको देखना है कि भाई आपके पास एक्स के तीनों कंपोनेंट अवेलेबल है, आपके पास y के तीनों कंपोनेंट अवेलेबल है, z के तीनों कंपोनेंट अवेलेबल है। तो हमने पता है कि अगर हम फाई डॉट थीटा डॉट साई डॉट को ऐड करेंगे तो टोटल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब आप उसको इन टर्म ऑफ x के तौर पे देख सकते हैं कि फाई डॉट एक्स थीटा डॉट एक्स प्लस साई डॉट एक्स को वैल्यूज ऐड कर दी तो ये आपके पास ओमेगा एक्स आ जाएगा। ओमेगा एक्स, जाहिर सी बात है इस दोनों की वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ये तो जीरो है तो नहीं मेंशन होगा। तो लॉन्ग वाई एक्सिस जब आप इसे स्टडी करोगे तो अगेन आप उसी तरीके से क्या करोगे, फाई डॉट वाई थीटा डॉट वाई साई डॉट वाई की ऐड कर दोगे, वो वैल्यू आ जाएंगे आपके पास। जी एक्सिस पे जाएंगे तो इसी तरीके से उन वैल्यूज को ऐड कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप इक्वेशन आप देख रहे हैं जो पर्पल कलर में यहाँ पे हाईलाइट की गई हैं, इनको हम ऑर्डर ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस कहते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये इक्वेशंस क्या करती हैं, ये इक्वेशन हमें रिजिड बॉडी की मोशन बताएंगी, कहां पे, बॉडी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके होगी बात। तो अब आप इसको कहेंगे कि जो आपका एक्स आई वाई आई जी आई है, ये आयत पार्टिकल आप एक चुन लोगे जो रिजिड बॉडी के अंदर होगा। जाहिर सी बात है रिजिड बॉडी में पॉइंट फिक्स होंगे तो हम इस आयत पार्टिकल को फिक्स्ड ओरिजिन के लिहाज से देख रहे होंगे। जो आपके पास जाहिर है अगर कांस्टेंट टाइम में देखेंगे तो कैलकुलेशन करना आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो ये बेसिक इक्वेशन आ गई आपकी जो हम जिन्हें ऑर्डर ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस कहते हैं। इन इक्वेशंस की मदद से हम रिजिड बॉडी की डायनेमिक्स को समझ सकते हैं। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।